हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक है आरएसी पार्ट 2। इससे पहले आरएसी पार्ट 1 हमने कर लिया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये एक शॉर्ट नोट्स वीडियो है। इस वीडियो का पर्पस रिवीजन करना है। मीन्स अगर आपका पहले से टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप कम टाइम में उसे यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑन परफॉर्मेंस ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल। पिछली वीडियो में हमने वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ लिया था। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर। अगर हम इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है। जैसे यहाँ पे इवेपोरेटर प्रेशर हमने डिक्रीज कर दिया है, तो इसमें देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा 4 to 1 हो जाएगा। सीओपी विल डिक्रीज। सीओपी डिक्रीज कैसे होगी? सीओपी का फॉर्मूला होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा डिक्रीज हो गया है तो हमारी सीओपी भी डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल इंक्रीज। ईटा वॉल्यूमेट्रिक का फॉर्मूला होता है 1+C - C P2/P1 डिवाइड बाय 1/N। इसमें हमने P2 को डिक्रीज कर दिया। P2 को डिक्रीज कर दिया तो ये पूरी फॉर्म डिक्रीज हो गई, तो ईटा वॉल्यूमेट्रिक भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। वर्क डन विल इंक्रीज। वर्क डन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? वर्क डन हमारा 1 से 2 हो जाएगा। पहले था 1 to 2, तो 1 से 2 हमारी लाइन ज़्यादा लंबी है, तो ये वर्क डन इंक्रीज हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर। कंडेंसर प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया, अब 2 से 3 जा रहे हैं हम। पहले 2 से 3 था, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल डिक्रीज। क्यों? बिकॉज अब हमें 4 to 1 जाना पड़ेगा। ये छोटी लाइन हो गई। सीओपी विल डिक्रीज। आर ई डिक्रीज हो गया तो सीओपी डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल डिक्रीज, क्योंकि P1 डिक्रीज हो गया, P1 इंक्रीज कर दिया तो ईटा वॉल्यूमेट्रिक हमारी डिक्रीज हो जाएगी। वर्क डन विल इंक्रीज बिकॉज अब हम जा रहे हैं 1 से 2, पहले हम जा रहे थे 1 से 2। इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग में क्या होगा? अब हम सुपर हीटिंग में 1 जाएंगे, पहले हम 1 से 2 जा रहे थे, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल इंक्रीज बिकॉज हम 4 से 1 जाना पड़ेगा। वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसमें वर्क डन डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। सीओपी में 4R12 विल इंक्रीज। R12 की सीओपी इंक्रीज हो जाएगी, और 4 अमोनिया के लिए सीओपी इसमें डिक्रीज हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग ऑन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग। सब कूलिंग में अब हम जाएंगे 3 से 4, पहले जा रहे थे 3 to 4, तो आर ई विल इंक्रीज। वाई? अब हम जा रहे हैं 4 to 1, तो ये हमारी लाइन इंक्रीज हो गई, तो आर ई इंक्रीज हो गया। सीओपी विल इंक्रीज। अगर आर ई इंक्रीज हो गया तो सीओपी भी इंक्रीज हो गई। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल रिमेन सेम बिकॉज P1 P2 रिमेन सेम। देखिए P1 यहाँ पे होगा, P2 यहाँ पे होगा, दोनों में चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में चेंज नहीं होगा। वर्क डन विल रिमेन सेम। वाई? बिकॉज पहले भी वर्क डन 1 to 2 हो रहा था, अब भी वर्क डन 1 से 2 ही है। उसके बाद देखते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन में क्या होता है। इट इज यूज टू ऑब्टेन वेरी लो टेम्परेचर, इट सेव्स कंप्रेशन वर्क। इसमें क्या होता है, ये हमारा स्टोरेज स्पेस है, इससे Q1 हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाय गिविंग वर्क 1 एंड वर्क 2, और सराउंडिंग में हम Q2 हीट फेंक रहे हैं। तो सीओपी ऑफ ओवरऑल ऑफ कैस्केड सिस्टम क्या होगा? सीओपी ऑफ फर्स्ट इंटू सीओपी ऑफ सेकेंड डिवाइड बाय 1 प्लस सीओपी फर्स्ट प्लस सीओपी सेकेंड। नेक्स्ट है वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। इसमें क्या होता है? कंप्रेसर इज रिप्लेस्ड बाय अब्जॉर्बर पंप और जनरेटर। इसमें कंप्रेसर नहीं होता, वो किससे रिप्लेस हो जाता है? अब्जॉर्बर पंप और जनरेटर से। इट इज हीट ऑपरेटिंग डिवाइस, और हीट क्या? लो ग्रिड एनर्जी होती है। यूज्ड वेयर वेस्ट हीट इज अवेलेबल। जहाँ पे वेस्ट हीट अवेलेबल होती है वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। इन दिस लिक्विड इज पंप्ड थस वर्क इज स्मॉल। इसमें लिक्विड को पंप किया जाता है तो वर्क क्या होता है? स्मॉल होता है।
अब्जॉर्बर रेफ्रिजरेंट पेयर इसमें क्या होता है, एक तो अमोनिया वाटर, इसमें अमोनिया रेफ्रिजरेंट होता है और वाटर अब्जॉर्बर होता है। सेकंड होता है लिथियम ब्रोमाइड और वाटर, इसमें लिथियम अब्जॉर्बर होता है और वाटर रेफ्रिजरेंट होता है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। जैसे इवेपोरेटर का हो गया, ये यहाँ से QE आ रहा है हीट T टेम्परेचर पे, एब्जॉर्बर QE बाहर एब्जॉर्ब कर रहा है QA, पंप है यहाँ पर जनरेटर है, यहाँ से QG आ रही है TG टेम्परेचर पे, ये एनालाइजर, रेक्टिफायर और कंडेंसर है। तो COP ऑफ VARS सिस्टम क्या होगी, QE बाई QG और TG माइनस T नॉट डिवाइड बाई T नॉट माइनस TE इंटू TE बाई TG। यहाँ पे T नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, TG है जनरेटर टेम्परेचर जो यहाँ पे है, और जो TE है वो है इवेपोरेटर टेम्परेचर। ओके, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल और रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल और बेल कोलेमन साइकिल तीनों एक ही हैं। इसमें डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर है, यहाँ से QS सप्लाइड और रिजेक्ट क्या हो रही है, कूलर में QR हो रही है, यहाँ पर एक कंप्रेसर है और यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। इसके दो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है, ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। तो प्रोसेस 1 to 2, जो ये प्रोसेस हो रहा है 1 to 2, ये क्या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। प्रोसेस 2 to दे रखा है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो ये देखिए प्रोसेस 2 to 3 क्या कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे P2 P3 इक्वल है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है। प्रोसेस 3 to 4 ये भी क्या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। इन एक्सपेंशन सिलेंडर आइसेंट्रोपिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3.4 पॉइंट पे एंट्रोपी सेम है। प्रोसेस 4 to 1 क्या कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, तो यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, P1 इक्वल टू P4 है यहाँ पर। तो इसकी COP क्या आती है, COP इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई T2 डिवाइड बाई T1 माइनस 1 और इक्वल टू 1 डिवाइड बाई RP पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1। यहाँ पे RP क्या प्रेशर रेशो होता है, जिसकी वैल्यू P2 डिवाइड बाई P1 होती है। गामा इज इक्वल टू CP बाई CV, T2 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T4। इट्स COP इज लो बट यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। ये जो गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल है इसकी COP लो होती है, बट इसको एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। वाई, बिकॉज ऑफ लो वेट ऑफ रेफ्रिजरेटर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, बिकॉज इसका वेट लो होता है पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में, तो इसका यूज एयरक्राफ्ट में करते हैं। आगे रेफ्रिजरेंट 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या करते हैं, जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली बाय अंडरगोइंग इन ए साइकिल। बट जो सेकेंडरी होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट कूल्ड बाय प्राइमरी रेफ्रिजरेंट देन अब्जॉर्ब सेंसिबल हीट। ये सेंसिबल हीट इट विल नॉट अंडरगो इन ए साइकिल। प्राइमरी साइकिल अंडरगो साइकिल, बट जो सेकेंडरी होते हैं वो नॉट अंडरगो इन ए साइकिल होते हैं। प्राइमरी होते हैं वो लेटेंट हीट अब्जॉर्ब करते हैं, बट जो सेकेंडरी होते हैं वो सेंसिबल हीट अब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंडरी फर्स्ट किसके द्वारा कूल होते हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा। तो इनका एग्जांपल क्या है, प्राइमरी का NH3 अमोनिया, R11, R12, R22, R134, और सेकेंडरी का एग्जांपल वाटर एंड ब्राइन। डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, केस फर्स्ट सैचुरेटेड। अब डेजिग्नेशन क्या है इसमें, केस फर्स्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है RM-1 N+1 P, N+P + Q इज इक्वल टू 2M+2 और CmHnFpClQ। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, ये पहले बता चुका हूँ कि ये एक रिवीजन वीडियो, शॉर्ट नोट्स वीडियो है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें फॉर्मूला होता है R1M-1 N+1 P, N+P + Q इज इक्वल टू 2M, CmHnFpClQ। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के फॉर्मूले में, जैसे सैचुरेटेड के फॉर्मूले में यहाँ पे 1 नहीं आता है, बट अनसैचुरेटेड के फॉर्मूले में यहाँ पे 1 आता है। और N+P + Q इज इक्वल टू 2M+2 होता है, बट इसमें N+P + Q इज इक्वल टू 2M होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू R 700 प्लस मोलिकुलर वेट।
जैसे एग्जाम्पल CO2 का लेते हैं तो R744 हो जाएगा इसका। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी हाई और अबव कंडेंसिंग टेम्परेचर। जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कंडेंसिंग टेम्परेचर के अबव तो होना ही होना चाहिए, शुड बी हाई, हाई होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर मस्ट बी हाई, वेपर की स्पेसिफिक हीट हाई होनी चाहिए और लिक्विड की स्पेसिफिक हीट लो होनी चाहिए। वेपर की हाई, लिक्विड की लो। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हाई होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी हाई टू रिड्यूस द साइज ऑफ इवापोरेटर एंड कंडेंसर, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए टू रिड्यूस द साइज ऑफ इवापोरेटर एंड कंडेंसर। इवापोरेटर एंड कंडेंसर प्रेशर P2 P1 शुड बी पॉजिटिव टू अवॉइड लीकेज ऑफ एयर, एयर के लीकेज को रोकने के लिए इवेपोरेटर और कंडेंसर प्रेशर दोनों, इवेपोरेटर और कंडेंसर प्रेशर दोनों क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट शुड बी लो, फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए। लोअर कंप्रेशन रेशियो इज डिजायरेबल टू डिक्रीज वर्क इनपुट को डिक्रीज करने के लिए जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो लो होना चाहिए। कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर शुड बी लो, कंप्रेसर के बाद में जो डिस्चार्ज टेम्परेचर होता है वो हमारा लो होना चाहिए। हायर द COP लोअर विल बी द रनिंग कॉस्ट, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर COP हाई होगी तो हमारा रनिंग कॉस्ट कम होगा। अब केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, रेफ्रिजरेंट शुड बी नॉन टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। शुड नॉट मिक्सिबल विद ऑयल, ये ऑयल के साथ मिक्स होने वाला नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट अटैक मटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट, ये जो मटीरियल होता है रेफ्रिजरेटर का उस पर अटैक नहीं करना चाहिए इसको। फिजिकल प्रॉपर्टीज, कॉस्ट शुड बी लो, कॉस्ट कम होना चाहिए। लो विस्कोसिटी इज डिजायरेबल फॉर इजी फ्लो, विस्कोसिटी लो होनी चाहिए जिससे कि इजी फ्लो हो सके। देयर शुड बी नो लीकेज टेंडेंसी, यहाँ पे कोई लीकेज की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब रेफ्रिजरेशन की एप्लीकेशन देख लेते हैं रेफ्रिजरेंट की। R11 होता है वो सेंट्रलाइज्ड AC में यूज होता है। R12 होता है वो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर में यूज होता है। R22 विंडो AC में यूज होता है। R1113 एयर कंडीशनिंग में यूज होता है। अमोनिया कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट में यूज होता है। CO2 फ्रीजिंग ऑफ फूड्स में यूज होता है। ब्राइन मिल्क चिलिंग प्लांट में यूज होता है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट मिल्क चिलिंग प्लांट में यूज होता है, तो ब्राइन कर देंगे। कौन सा फ्रीजिंग ऑफ फूड में यूज होता है, तो CO2 आंसर हो जाएगा। एयर किस में यूज होता है? एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, गैस लिक्विडिफिकेशन यूज होता है। वाटर H2O का किस में होता है? वाटर लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम में यूज होता है। लीक डिटेक्शन, लीक डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे फ्रेन लीक्स होता है या हेलोकार्बन लीक्स होते हैं तो उसके दो टेस्ट होते हैं, हैलाइड टॉर्च टेस्ट और सोप बबल टेस्ट। अमोनिया लीक डिटेक्ट कैसे होता है? सल्फर स्टिक मेथड के द्वारा। SO2 लीक डिटेक्ट किसके द्वारा होता है? कौन सा टेस्ट होता है? अमोनिया स्वैब टेस्ट। तो ये RAC पार्ट 2 था। अब इसके बाद में RAC पार्ट 3 करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक ये रिवाइज हो गया होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और RAC पार्ट 3 भी देखिएगा। थैंक यू।